दोस्तों, बिहार में एक तहसील के अंदर एक नौजवान लड़का घंटों से बैठा हुआ रोता जा रहा था। तहसील के अंदर बैठे बैठे उसको सुबह से शाम हो जाती है। तभी एक महिला अधिकारी जो अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर वापस जा रही थी, जब उनकी नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वह पहचान जाती है कि यह मेरा तलाकशुदा पति है। फिर उसे अपने पास बुलवा है। उसके बाद वह उससे कहती है कि ऐसा करो, तुम मुझसे तहसील के बाहर मिलो। दोस्तों, तहसील के बाहर सड़क पर उसकी फिर से उस महिला अधिकारी से मुलाकात होती है और इसके बाद मैडम उसको अपनी गाड़ी में बैठा है और अपने घर की तरफ ले जाती है। दोस्तों, यह बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के बक्सर जिले के एक लड़के की, जिसका नाम ओमकार है। मार्च 2020 का महीना था। एक दिन सुबह सुबह एक काले रंग की स्कॉर्पियो उसके घर के सामने आकर रुकती है और उसमें से 4-5 लोग बाहर निकलते हैं। फिर वे ओमकार को बाहर बुलाकर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। बस यूं समझिए कि जबरदस्ती उसे उठा लेते हैं और गाड़ी में डाल देते हैं। फिर तल की तरफ गाड़ी मोड़ लेते हैं। तहसील पहुंचकर वकील के पास जाते हैं। वहां पहले से ही ओमकार की 4 बीघा जमीन के कागजात तैयार रखे थे। बस उसके दस्तखत और अंगूठे का निशान लगना बाकी था। दोस्तों, वह दस्तखत भी कर देता है और अंगूठा भी लगा देता है। उसके बाद वकील आगे आगे, बीच में ओमकार और उसके पीछे वे दबंग लोग रजिस्ट्रार कार्यालय की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां जाते हैं तो ऑफिस के अंदर एक तेज तरार महिला अधिकारी बैठी होती है, जिनका नाम नेहा शर्मा होता है। दोस्तों, कहानी में उनके असली नाम को बदल दिया गया है। यह जानकारी गोपनीय रखी जाती है। नेहा शर्मा एक ऐसी अधिकारी होती हैं जिनका तेज तरार स्वभाव होता है और उनकी उम्र लगभग 2830 साल होती है। उनके टेबल पर बहुत सारी फाइलें रखी हुई थी। अब जब उनका नंबर आता है तो ओमकार को अकेले ही अंदर बुलाया जाता है। नेहा शर्मा ओमकार की तरफ देखती हैं और पूछती हैं, बताइए क्या हालचाल है ओमकार जी, आप अपनी जमीन क्यों बेच रहे हैं? तो ओमकार कहता है, मैडम कुछ दिक्कतें और परेशानियां चल रही हैं। नेहा शर्मा उससे कहती हैं, जरा मुझे भी तो बताओ क्या परेशानियां हैं? तो ओमकार कहता है, मैडम सैकड़ों परेशानियां हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं? तो मैडम कहती है, क्या यह जमीन बेच देने के बाद तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? क्या तुम्हें इस जमीन के सारे पैसे मिल चुके हैं? तो ओमकार कहता है, जी हां मैडम, मुझे मेरी जमीन का पूरा रुपया पैसा मिल गया है, एक भी पैसा उधार नहीं रखा गया है। फिर वह उसके चेहरे को गौर से देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैडम उसे आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए पूछती है, क्या बात है, क्या हुआ? दोस्तों, वह कोई जवाब नहीं दे पाता। 2-4 आंसू उसकी आंखों से टपक जाते हैं। उसके बाद कहता है, मैडम कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मेरी आंखें भर आई हैं। तो फिर मैडम भी कहती है, अच्छा ठीक है, अब तुम बाहर चले जाओ। उसके बाद जमीन खरीदने वाले लोगों का नाम पुकारा जाता है। दोस्तों, वे 4-5 लोग ऑफिस के बाहर ही खड़े हुए थे। मैडम के बुलाने पर उनमें से 2 व्यक्ति ऑफिस के अंदर जाते हैं। मैडम उनकी तरफ देखती हैं और उन्हें भली भांति पहचान जाती है, क्योंकि वे अक्सर हर महीने 2 महीने में किसी न किसी जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आते ही रहते थे। पिछले 6 महीनों में उनकी यह 10वीं या 11वीं रजिस्ट्री थी। अब जब मैडम उनके सामने आती हैं तो उन्हें पहचान जाती है। मैडम बोलती हैं, सर कैसे हैं और कितनी जमीन आप अपने नाम करा रहे हैं? तो वे बोलते हैं, मैडम सिर्फ 4 ही बीघा जमीन ओमकार के पास थी, वही वह बेचना चाहता है, वही ले रहे हैं और इससे ज्यादा उसके पास कुछ है भी नहीं। इतना कहकर वे मुस्कुराने लगते हैं। मैडम उनकी तरफ देखती हैं और फिर कहती हैं, क्या आप लोगों ने उसे जमीन का पूरा पैसा दे दिया है? तो वे लोग कहते हैं, हां मैडम, हम पूरा पैसा उसे दे चुके हैं। फिर वे कहती हैं, कुछ पैसा उधार या बकाया तो नहीं रहा है? कैसे कैसे आपने पैसा उसे दिया है, जरा मुझे तो बताइए। तो वे लोग कहते हैं, मैडम अगर कायदे से देखा जाए तो अभी हमारा ही उसकी तरफ बहुत पैसा निकल रहा है, उल्टा हमारा ही पैसा उस पर उधार है। वे कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब आप बाहर जाकर बैठ जाइए। फिर वे अपना सिग्नेचर करती हैं
और उस फाइल को आगे बढ़ा देती है जो उनके सहकर्मी बैठे होते हैं। टाइपराइटर लोग फाइल को टाइप करने के लिए भिजवा देते हैं। जैसे ही रजिस्ट्री पक्की हो जाती है और बैनामा उनके नाम आ जाता है तो वे सभी लोग वहीं जश्न मनाने लगते हैं। तहसील से बाहर आते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगते हैं। इसके बाद कुछ देर हल्ला मचाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस चले जाते हैं। इधर ओमकार कार्यालय से बाहर आता है और तहसील के अंदर ही जहां काफी सारे पेड़ लगे हुए थे वहां एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आंसू बहाने लगता है। सिसक सिसक कर रोने लगता है। वह सोच रहा था कि उसका सब कुछ लुट चुका है, अब सब खत्म हो गया है। अब वह अपने घर जाए तो जाए कैसे? जिन लोगों ने जमीन अपने नाम कराई थी वे जब गांव पहुंचते हैं तो खूब शोर शराबा मचाने लगते हैं। सभी गांव वालों को भी पता चल जाता है कि आज उन्होंने ओमकार की जमीन अपने नाम करा ली है। ओमकार की दो बहनें भी देख रही थी कि यह लोग तो आ गए हैं, लेकिन उनका भाई अभी तक घर वापस नहीं आया है। अब उन दोनों की चिंता बढ़ जाती है क्योंकि उनका भाई 3-4 दिन पहले से ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। उन्हें पता चल जाता है कि उनके भाई को जमीन अपने नाम करवाने के लिए ले जाया जा रहा है, तो वे दोनों भी भाई के साथ जाना चाहती थी, लेकिन वे लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले गए और वे दोनों वहीं रह गई। अब उन्हें अपने भाई की टेंशन और भी ज्यादा होने लगती है। वे गांव से बाहर निकलती हैं और एक टेम्पो या रिक्शा पकड़कर तहसील पहुंच जाती हैं। ओमकार पेड़ के नीचे वैसे ही बैठा हुआ था जैसे वह पहले बैठा था। वह कुछ सोच रहा था। जब वे दोनों अपनी भाई को देखती हैं तो उसके पास जाकर उसे भैया कहकर पुकारती हैं। ओमकार अपनी बहनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वे दोनों भी उसके पास बैठ जाती हैं, उसे दिलासा देती हैं, चुप कराती हैं, लेकिन उसकी यह हालत देखकर उन दोनों बहनों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वे भी फफक फफ कर रोने लगती हैं। दोस्तों, तहसील अब शांत हो चुकी थी। अब वहां ज्यादा लोग नहीं बचे थे। जो थोड़े बहुत लोग थे वे उन्हें रोता देख रहे थे। उनके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ है, तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? तो वे दोनों बहनें बातचीत करते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, बस हमारी कुछ जमीन बिक चुकी है, उसी का हमें दुख है, इसलिए रोना आ रहा है। उनकी बातों को सुनकर सभी लोग वहां से वापस जाते हुए कहते हैं, ऐसा तो यहां रोज होता ही रहता है। अब उसकी बहनें कहती हैं, भैया घर चलो, शाम ढल रही है। लेकिन ओमकार घर जाने का नाम ही नहीं लेता। वहीं बैठे बैठे कुछ समय और बीत जाता है और तहसील भी अब बंद हो जाती है। तभी रजिस्ट्रार मैडम नेहा शर्मा, जो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जा रही थी, उनकी नजर ओमकार पर पड़ती है। उसने लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। वे दूर से ही ओमकार को पहचान लेती हैं। अपने ड्राइवर से कहती हैं, जरा गाड़ी को साइड में रोको। ड्राइवर गाड़ी एक तरफ रोक देता है। मैडम ड्राइवर से कहती हैं, वह जो लड़का वहां पेड़ के नीचे बैठा हुआ है उसे यहां बुलाकर लाओ। ड्राइवर उसके पास जाता है और कहता है, मैडम आपको बुला रही हैं। ड्राइवर के पीछे पीछे उसकी दोनों बहनें भी मैडम के पास पहुंच जाती हैं। मैडम उससे पूछती हैं, क्या बात है ओमकार, तुम जमीन बेचने के बाद अब रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती या बेईमानी हुई है? तभी वे लड़कियां बोल पड़ती हैं, हाँ मैडम, हमारे भाई से जो जमीन लिखवाई गई है वह जबरदस्ती डरा धमका कर लिखवाई गई है। तो मैडम कहती हैं, अच्छा ठीक है, तुम तीनों मुझसे तहसील के बाहर आकर मिलो, मैं बाहर ही रुकी हूं। मैडम ने ड्राइवर से कह दिया था कि गाड़ी को तहसील के बाहर आधा किलोमीटर दूर ले जाकर रोक देना। ड्राइवर ऐसा ही करता है। उसके बाद वे तीनों भी पैदल चलकर 10 मिनट बाद गाड़ी के पास आ जाते हैं। फिर मैडम खिड़की खोलकर कहती हैं, तीनों गाड़ी में बैठ जाओ। दोस्तों, ओमकार ड्राइवर के बराबर में और उसकी दोनों बहनें पीछे मैडम के बराबर में बैठ जाती हैं और उसके बाद मैडम उन्हें अपने घर, अपने आवास पर ले आती हैं। घर पहुंचने के बाद उन्हें हॉल में बैठा दिया जाता है। इतने में मैडम अपने कमरे में चली जाती हैं और कुछ देर बाद फ्रेश होकर कपड़े बदलकर बाहर आती हैं और हॉल में ही उनके साथ बैठती हैं। तब तक चाय नाश्ता भी आ जाता है। फिर उसके बाद मैडम उन्हें चाय नाश्ता कराती हैं और खुद भी उनके साथ चाय नाश्ता करती हैं। इतने में मैडम उनसे पूछती हैं, हाँ तो अब बताओ क्या मामला हुआ है? शुरू से आखिर तक मुझे एक एक बात बेझिझक बताओ, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ओमकार कुछ बोल नहीं पाता।
उसकी एक बहन बोलती है, मैडम जो जमीन उन्होंने हमसे लिखवाई है वह इस तरह से लिखवाई है कि वे कहते हैं कि हमारे पिता ने उनसे किसी जमाने में पैसे लिए थे, कहते हैं कि 10 साल पहले पैसे दिए थे। अब तो पापा को भी मरे हुए 9 साल हो चुके हैं। उनके मरने के बाद यह लोग हमारे भाई को डराने धमकाने लगे और पैसा मांगने लगे, बोलते हैं अभी दे देगा तो सिर्फ जमीन से ही कर्ज उतर जाएगा, नहीं तो तुम्हारा घर भी इसमें चला जाएगा, और अगर और भी ज्यादा देर लगाई तो वे हमें भी उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं। इतना कहकर वह लड़की भी रोने लगती है। मैडम कहती है, तुम्हारे पिताजी ने उनसे कितने पैसे लिए थे? तो ओमकार कहता है, मैडम हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन वे लोग बताते हैं कि 10 साल पहले 2 लाख लिया था। 8 पर ब्याज की दर से जोड़कर वे यही 20-22 लाख बता रहे थे, और इसी वजह से उन्होंने हमारी जमीन हड़प ली है। मुझे भी मजबूरन उन्हें यह जमीन देनी पड़ी। तो मैडम कहती हैं, तुमने यह जमीन के बदले जब उनके नाम की थी तो क्या बदले में पैसा भी लिया था? तो ओमकार कहता है, नहीं मैडम, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया है। कहते हैं कि जितना पैसा हमारा तुझ पर बकाया है उससे आधी कीमत की भी तेरी यह जमीन नहीं है। पैसा तो क्या ही देते, मुझे तो अपनी बहनों की चिंता थी, इसलिए मैंने वह जमीन उनके नाम कर दी। हमारा इस दुनिया में कोई और नहीं है, सिर्फ मैं ही इनका सहारा हूं। हम 3 ही लोग हैं, और वैसे भी उन लोगों का कोई क्या बिगाड़ सकता है? उनकी जो मर्जी होती है वे वही करते हैं। पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं कि उन्हें कोई रोक टोक सके, उनके आड़े आ सके। जिसकी भी जमीन उन्हें पसंद आ जाती है उसे वे अपने नाम करा लेते हैं, किसी ना किसी तरह से हासिल कर लेते हैं। फिर रजिस्ट्रार मैडम कहती, अच्छा ठीक है, अब तुम लोग शांत हो जाओ। फिर वे उन्हें गाड़ी में बैठा देते हैं और अपने आवास से थोड़ी दूर स्थित एक एसडीएम अधिकारी के आवास पर ले जाती है। वहां एसडीएम भी एक महिला अधिकारी होती है। नेहा शर्मा उनसे मिलती हैं और बातचीत करती हैं। ये तीनों भाई बहन भी मैडम के साथ होते हैं। नेहा मैडम एसडीएम अधिकारी को सारी जानकारी देते हुए कहती हैं, देखिए मैडम, इस तरह से यहां हालात बिगड़ चुके हैं, अब तो बिल्कुल हद पार हो चुकी है। इनकी भी जमीन गैर कानूनी तरीके से हड़प ली गई है। इनकी जमीन भी उन्हीं दबंगों ने लिखवाई है। दोस्तों, उस तहसील में जब से नेहा शर्मा की पोस्टिंग हुई थी तब से 6 महीने में उस आदमी की यह 11वीं रजिस्ट्री थी। इससे पहले भी उसने इसी तरह से कई लोगों की जमीन अपने नाम करा रखी थी। करीब सा बीघा जमीन वह हड़प चुका था। इसमें वे 4-5 लोग पार्टनर थे और इसी तरह से अपने अपने इलाकों में लोगों की जमीनें हड़प लेते थे। लेकिन इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मगर जब से नेहा शर्मा आई थी उन्होंने इस पर गौर किया और अपने से बड़े अधिकारियों से भी उनकी शिकायत की थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैडम चाहती थी कि जो यह जमीनें खरीदता है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन कोई खास ध्यान नहीं देता था। लेकिन जब से महिला अधिकारी वहां एसडीएम बनी थी और यहां उनकी पोस्टिंग हुई थी तो नेहा मैडम ने उनसे यह मामला बताया। एसडीएम मैडम भी कहती हैं, हाँ ये तो बहुत गलत और अवैध रूप से प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है। एसआरडीएम अधिकारी ने नेहा मैडम से कह रखा था, अगर कोई भी इनके खिलाफ ठोस सबूत मिले तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं इन्हें तुरंत सलाखों के पीछे करवा सकूं और इन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। जब जमीन लिखवा समय वे दोनों आदमी घमंड के साथ मैडम से बात कर रहे थे और मैडम ने भी ओमकार को रोते हुए देखा था। तभी नेहा मैडम को शक हो गया था कि इस मामले में जरूर कोई बड़ी हेराफेरी है। उन्होंने ओमकार का नंबर अपनी डायरी में नोट कर लिया था ताकि रात को फुर्सत से उससे इस बारे में बात कर सके। लेकिन जब उन्होंने उसे तहसील में पेड़ के नीचे रोते हुए देखा तो उसे अपने पास बुला लिया और एसडीएम मैडम के पास लेकर आ गई। अब जब एसडीएम मैडम ने यह हेरा की पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा, गवाही देने के लिए तैयार हैं तो फौरन इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। धमकियां देने का, जबरदस्ती जमीन हड़पने का और गैर कानूनी तरीके से पैसा ब्याज पर चलाने का। लेकिन मैडम की यह बात सुनकर ओमकार डर जाता है। वह बोलता है, मैडम हमें कुछ नहीं करना है। मेरी जमीन मुझसे छीन ली गई है और मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपनी बहनों की बहुत चिंता है। अगर उन्हें वे लोग कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। तो एसडीएम मैडम कहती हैं,
अब तुम्हारे सामने हम बैठे हुए हैं तो तुम्हें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी ही बहनें नहीं, बल्कि ये समझो कि ये हमारी भी बहनें हैं। डरने की कोई बात नहीं है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम इन दोनों को यहीं छोड़ दो। शहर में बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सिलाई कढ़ाई सीखने की भी योजना चल रही है। मैं इन्हें ट्रेनिंग पर भेज सकती हूँ और यहीं इनके रहने का बंदोबस्त करा दूंगी। वैसे ये दोनों क्या करती हैं और कितना पढ़ी लिखी हैं? तो ओमकार कहता है ये दोनों कक्षा 10 तक पढ़ी हुई है। फिर एसडीएम साहिबा और रजिस्ट्रार मैडम कहती हैं तुम किसी भी बात की जरा भी चिंता मत करो, मैं इनका यहीं दाखिला करा दूंगी। तभी वे किसी व्यक्ति से फोन पर बात करती हैं। वह कहता है मैडम कल ही दाखिला हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कल इस काम को करा दूंगा। अब वे दोनों ओमकार को समझाती हैं। ओमकार बहुत डरा हुआ था। वे उसे दिलासा देती हैं और उसका हौसला बढ़ाती है। किसी तरह से वह गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। सिर्फ इतना ही एसआरडीएम साहिबा के लिए काफी था। इसके बाद वे पास के ही एक पुलिस स्टेशन में कॉल करके सूचना देती है। चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस मामले की तह तक जाओ और पूरी जांच करो। दोस्तों, पुलिस अगले दिन जाती है और उन चारों के घरों में पहुंच जाती है, उनसे पूछताछ करती है। तो वे लोग रौब जमाने लगते हैं, पुलिस को ही धमकियां देने लगते हैं। दोस्तों, पुलिस को भी बस यही चाहिए था कि किसी तरह से यह लोग उन्हें धमकियां दें ताकि उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई शुरू की जा सके। इसके बाद पुलिस अपनी टीम बुलाकर उन्हें उठवा लेती है। पुलिस को धमकाने, जबरदस्ती जमीन हड़पने, अवैध रूप से ब्याज पर पैसा चलाने और शोषण करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करके पहले तो उन्हें जेल में बंद कर देती है, फिर आगे की जांच शुरू कर देती है। जेल में पहुंचते ही इसके बाद और भी कई लोग पुलिस स्टेशन आते हैं जो उनके सताए हुए थे। वे अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और एफआईआर कराते हैं। दोस्तों, यह मार्च 2020 की बात है। पुलिस उनसे कहती है रजिस्टर दिखाओ, वह डायरी दिखाओ जिसमें यह लिखा हो कि तुमने इनके पिता को 2 लाख उधार दिए थे। इनके पिता ने कहीं तो तुमसे अंगूठा लगाया होगा। वह सबूत हमें दिखाओ जिससे हमें भी तुम्हारी इस बात पर यकीन हो। लेकिन दोस्तों, वे लोग कोई भी सबूत नहीं दिखा पाते। उनका तो यही तरीका था। जिस किसी की भी जमीन चाहिए होती थी, उसके परिवार में किसी न किसी सदस्य को वे कर्ज में फंसा देते थे। उनकी यही चाल थी। इस तरह के बहुत से भूमाफिया आज भी इस देश में मौजूद है, हर राज्य में सक्रिय हैं। उन्हीं की तरह वह भी एक छोटा मोटा भूमाफिया था। अब इसके बाद उनकी पूरी टीम को हिरासत में ले लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। उधर ओमकार की बहनें 6 महीने का कोर्स पूरा करने के बाद उसी शहर में एक कंपनी में काम पर लग जाती हैं और अपनी जिंदगी संवार लेती हैं। जिस तरह से यह रजिस्ट्री हुई थी, डरा धमका कर और जबरन उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। उम्मीद थी कि कोर्ट जल्दी ही ओमकार के हक में अपना फैसला सुना देगी। तो दोस्तों, यह थी एक पीसीएस अधिकारी और एक एआरएम अधिकारी की ईमानदारी की मिसाल, जिन्होंने ओमकार को इंसाफ दिलाया और उसकी बहनों का भी भविष्य संवार दिया। आप दोनों मैडम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर आपको यह कहानी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल नंद मंच को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।